नमस्कार। स्वराज खबर लाइव में मैं ब्रजेंद्र मुदगिर आपका स्वागत करता हूं। और आज इस डिस्कशन में मेरे साथ दो नए मेहमान भी हैं। नए तो नहीं, आप उनको आर्टिकल्स भी तो देखते होंगे। एक मिस्टर अखिलेश अखिल और महेश पाठक, ये मेरे साथ आज एक बड़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन में ज्वाइन कर रहे हैं। मुद्दा ये है कि अखिलेश अखिल जी के आर्टिकल्स तो आप इस वेबसाइट पे पढ़ते रहे होंगे, लेकिन आज उन्होंने एक बहुत सेंसेशनल आर्टिकल लिखा है जिसके बारे में हम विस्तार से बताना चाहेंगे। ये आर्टिकल है नोटबंदी के ऊपर, कि किस तरह से सरकारी बैंक और गैर सरकारी बैंकों ने इस सरकार के इस कदम को फेल करने के लिए की कोशिश की है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या सरकार इसके बारे में कोई बहुत बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रही है या नहीं कर रही। तो इस बारे में हम अखिलेश अखिल जी से विशेष आपका परिचय कराएंगे और वो विस्तार से बताएंगे कि कैसे उनको इस खबर की जानकारी हुई और किस तरह से सरकारी बैंक और गैर सरकारी बैंकों ने सरकार के ही इस प्रयास को विफल करने की कोशिश की। ये जो नोटबंदी का जो मसला है, ये बेसिकली भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बेहतरीन प्रयास हम कह सकते हैं इसको। आज़ादी के बाद सरकार ने कई फैसले लिए, लेकिन उसमें पूरे जो 70 साल की जो आज़ादी है उसको अगर हम तीन खंड में बांटते हैं तो ये 21वीं सदी का ये पहला एक तरह से आर्थिक सर्जरी के रूप में इसको हम देख सकते हैं। मोदी जी का यह प्रयास बिल्कुल स्वागत योग्य है और इसका दूरगामी परिणाम बहुत बेहतर होना है। लेकिन जिस तरह से जैसे कि विपक्ष भी बराबर इस पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति वो लोग कर रहे हैं, उसमें साफ है कि इस पूरे खेल में, नोटबंदी के पूरे खेल में कहीं न कहीं से बहुत सारा झोल है और झोल जो है भ्रष्टाचार से ही जुड़ा हुआ है। जिस भ्रष्टाचार को लेकर इस नोटबंदी के प्रयास किए गए, नोटबंदी का एक्शन लिया गया, लेकिन वह नोटबंदी फिर जो है भ्रष्टाचार की तरफ ही घूमता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ये जो 8 नवंबर को शायद मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी शाम को, तो बहुत पीछे हम नहीं जाएंगे, लेकिन 8 नवंबर के बाद की घटना पर अगर हम गौर करें तो वह जो उनकी जो पहली घोषणा थी उसमें एक टाइम पीरियड उन्होंने दिया था कि कोई आदमी अपना कोई आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र लेकर बैंक में जाए और पुराने नोट को 500 और 1000 के जो नोट हैं वो आईडी कार्ड दिखाकर अपना वो बदल लें। बहुत सिंपल प्रोसेस था। अब लोगों में चूंकि जागरूकता आई, लोग बैंक की तरफ दौड़ने लगे। जाहिर सी बात है, जिनके पास 500 1000 जो आम जनता थे वो भी दौड़ने लगे और जिनके पास काला धन होने की बात कही जा रही थी वो भी इसमें पूरे शरीक हो गए। लेकिन ज्यादा वही लोग एक्टिव थे, काला धन वाले, चूंकि उनको ज्यादा डर हो गया कि ये आगे जाकर और हमारे लिए मुसीबत खड़ा कर सकता है। तो आई कार्ड लेकर जो लोग बैंक में जा रहे थे तो वहाँ बैंक वाले पर्ची भरवा रहे थे उनसे, और उस पर्ची में ये दर्ज करना होता था कि कितना नोट आपने जमा किया, कितने 500 के नोट हैं, कितने 1000 के नोट हैं, और इस आधार पर वो अपना नोट देते थे और वो जो आई कार्ड का एक फोटोकॉपी बैंक वाले रखते थे, उसका कहीं से ऑनलाइन उसका एक्शन नहीं लिया गया था। उस आई कार्ड का कहीं कंप्यूटराइजेशन उसका नहीं हुआ था। बाद में क्या हुआ कि वो बैंक वाले, बैंक के जो अधिकारी या कर्मचारी कहिए, हमको लगता है ये पूरे भारत में बैंकिंग सिस्टम ये खेल किया गया, वो प्राइवेट बैंक हो या निजी बैंक हो, यहाँ तक कि आरबीआई भी इसमें अछूता नहीं है। वो पूरा जो है पूरा आई कार्ड के बदौलत और वो पर्ची के बदौलत उस पूरे जो है ब्लैक मनी के खेल में आई कार्ड लोग दिया, वहां से अपना पैसा की अदला बदली की और वो चलते बने। अब वो बैंक वाले क्या करते थे, उस पर्ची को आधार बनाकर उस पर्ची को अपना रद्द कर दिए, फिर नया पर्ची अपना बना लिए और उस नया पर्ची पर जो है ब्लैक मनी वाले जो है करोड़ों लाखों रुपए जो है उस पर अदला बदली करते चले गए। इसमें एक प्रश्न ये भी आता है कि एक आदमी जिसने पहले चाहे वो 10,000 रुपए बदलाए, अब 10,000 की जगह आपने उस पर 10 लाख कर दिया, तो क्या जिस आदमी के नाम पे वो आईडी यूज हुई है उस पर जुर्म आयद नहीं होगा कि तू उसकी 10 लाख रुपए तेरे पास कहां से है? नहीं, वो जो है ना उसका चूंकि बैंक अकाउंट वहां नहीं है ना,
ऐसा तो कोई था नहीं कि जिसके बैंक अकाउंट जिस बैंक में है वहीं जाकर पैसा बदले। वो तो एक घोषणा इस तरह की हुई कि जिसके पास भी पैसे हैं, पुराने नोट हैं, किसी भी बैंक में, यहाँ तक कि पोस्ट ऑफिस में भी जाकर आप पैसे की अदला बदली कर ले। ये एक बहुत बड़ा लैकुना है और ये नोटबंदी की जो पॉलिसी बनाई गई उसका एक बहुत बड़ा छिद्र, लिंकेज कहिए, ये लिंकेज उसमें बना हुई है। और इस पूरे खेल में समझिए कि आज की तारीख में जो नोट पकड़े जा रहे हैं वह नोट उसी 15 दिन पहले का। नहीं, इससे जो एक्सिस बैंक के जो 2 मैनेजर गिरफ्तार हुए वो तो हफ्ते के अंदर हुए थे, तो सरकार को इसकी जानकारी हो गई। जाहिर सी बात है कि वो सारा प्रोसेस चल रहा था। तो उसके बाद इसको ये तो मैंने चूंकि उसके एक सिस्टम की तरफ ध्यान दिया, ये एक सिस्टम की तरफ, उसमें बहुत सारे बैंक, ये पूरे अगर घपले घोटाले की बात इस पूरे नोटबंदी की प्रक्रिया में चल रही है तो इसमें अगर 4-5 कारक हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक बैंकिंग सिस्टम ही है। बैंक के जरिए ही ये पूरा का पूरा करप्शन किया गया है, बैंक के जरिए ही पूरा करप्शन आज भी किया जा रहा है। ये बैंकिंग सिस्टम ही पूरा इसमें इन्वॉल्व है। जी देखिए, जो एक्सिस बैंक के जो 2 मैनेजर पकड़े गए थे वो तो एक हफ्ते के अंदर ही पकड़े गए थे जी। लेकिन इसका मतलब जो मोडस ऑपरेंडी थी वो सरकार को पता लग गई थी। बिल्कुल। इसके बाद भी सरकार ने इसको जो आईडीज का जो मसला था, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इस तरह हर आदमी के आईडी के जरिए घोटाला हुआ, तो उसको चेक क्यों नहीं किया गया? बाद में हुआ ना, बाद में फिर उसको ऑनलाइन किया गया। अब जो आप नोट बदलने जाएंगे बैंक में तो आपके पहचान पत्र का वहाँ ऑनलाइन किया जा रहा है। तो वो जो माने ये होता है, ऐसा नहीं है कि वो कोई जानबूझकर किया गया, क्योंकि सरकार के लोगों ने ऐसा शुरुआती दौर में नहीं सोचा या नहीं समझा। क्योंकि हमको लगता है कि देखिए, समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो है, वर्ग है, जो बगुला भगत हम लोग बोलते हैं ना, बगुला भगत की तरह है, वो राम नाम भी जपता है और वो जो है खाने और माने चोर विद्या में भी लगा रहता है। तो वो बगुला भगत वाली कहानी। सरकार कोई नियम बनाती है अच्छाई के लिए, सरकार कोई बात करती है अच्छे कामों के लिए। सरकार मोदी जी का जो पूरी नीति है उसके पीछे क्या है कि ब्लैक मनी निकल जाए, फर्जी नोट निकल जाए और देश जो है थोड़ा सा बेहतर तरीके से आगे बढ़े। उनको अभी विकासशील कंट्री है तो विकसित देशों की श्रेणी में हम चले, तो उनकी नीति में कहीं गड़बड़ी नहीं। लेकिन ये उनकी नीति में अगर कहीं लैकुना अगर दिखाई पड़ा तो ये बैंकिंग सेक्टर का, उसमें बैंकिंग सेक्टर पूरा का पूरा उसमें सेंध मार दिया है। आपको मैं एक बात बता दूं कि देखिए कि आप तो 2 या 3 अधिकारी की बात कर रहे हैं, करीब करीब 24 अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। और आपको एक बात बता दें कि 15 दिनों के बाद मोदी जी ने जो पहले घोषणा की, हाँ, वो जो है ना, एक्सिस बैंक में आप 2 की बात बोले हैं, 2 अधिकारी की बात, लेकिन उसमें 24, 25, 30 अधिकारी तक उसमें पकड़े गए हैं, सस्पेंड हुए हैं। और देखिए कि वो जो 15 दिन जो पहले बैंकिंग सेक्टर ने जिस तरह से नोटबंदी का नाजायज फायदा उठाया, काफी पैसा उन लोगों ने बनाया है। और ये जो पैसे पकड़े जा रहे हैं उसी दौर के पैसे हैं जो बहुत बल्क में वो पैसा उन्होंने जो है बदल दिया था। ठीक, अब देखिए कि उसके बाद मोदी जी को, उनकी व्यवस्था को, उनके सरकार के तंत्र को जब पता चला कि नहीं, बैंकिंग सिस्टम में कहीं गड़बड़ियां हो रही है, तब उन्होंने क्या किया कि बैंकिंग सेक्टर में जासूसी करवाना शुरू किया। जासूसी मतलब कि उनके ऊपर नजर रखने की बात हो गई, कई टीम लगाए। ये आजकल ही खबर आई है, उसको मैं बहुत ज्यादा नहीं देख पाया हूं, लेकिन ये खबर हम उसको वॉच कर रहे हैं कि खबर ये आ रही है कि करीब बहुत सारे बैंक में स्टिंग कराए गए और 400 सीडी बैंक और बैंक के भीतर दलाल, बैंक कर्मचारी, बैंक अधिकारी के भीतर या जो काला धन वाले हैं उनके बीच का जो नेक्सस है, उसमें करीब 400 सीडी वित्त मंत्रालय के पास पहुंची। 400 सीडी। अब उस सीडी का बाद में जो भी उसका एक्सरे होगा, लेखा जोखा होगा, वो तो बाद की बात है। लेकिन इतना मान लीजिए कि अगर विपक्ष की भी राजनीति अगर इस पूरे मसले पर अगर चल रही है, संसद नहीं चल रही है उधर की, कहीं ना कहीं घालमेल है। वो आपके नेता जो केजरीवाल है वो भी इस पर बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ, आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला, और कांग्रेस चाहे विपक्ष के तमाम पार्टियां इस पर अड़ी हुई है, संसद को भी बाधित किए हुए है। तो कहीं ना कहीं से लग रहा है कि अब तो सरकार भी एक तरह से मान रही है ना कि सरकार आखिर ने क्यों जासूस बैठाया, सरकार ने आखिर क्यों स्टिंग कराया।
तमाम चीजें हैं। तो उसमें ये बैंक माने नोटबंदी की पूरी प्रक्रिया को, या यूं कहें कि भ्रष्टाचार की पूरी प्रक्रिया को, भ्रष्टाचार था, समाज से भ्रष्टाचार हटाना, काला धन हटाना, लेकिन बैंक वाले फिर उसमें सेंध लगा दिए। ये वही प्रक्रिया है जिस तरह से, मैं थोड़ा सा पीछे चलूंगा कि वो जब उदारीकरण की नीति 91 में राव की सरकार ने जब शुरू की थी, ठीक उसी तरह की कहानी इसमें दिखाई पड़ रही है। और कांग्रेस की राजनीति उस समय, वो लोग राव साहब अरे हुए थे कि उदारीकरण हम लागू करेंगे, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, पूरी दुनिया में यही मांग है। और यही जो आज की तारीख में जो सत्ता में है, जो बीजेपी और तमाम एनडीए घटक दल, वो लोग उस समय विपक्ष में होते थे और सरकार संसद नहीं चलने दे रहे थे। और हमको तो लगता है कि महेश जी यहाँ पर हैं, महेश जी को ज्यादा याद होगा उसके बारे में, उदारीकरण और आज के दौर को किस तरह से नाप रहे हैं या देख रहे हैं। हमको लगता है महेश जी को ज्यादा इस पर याद भी होगा उस समय की बात सब। पूरी दुनिया में जब उदारीकरण स्टैग्नेट कर चुका है, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सारे देशों की इकोनॉमी जब स्टैग्नेट कर चुकी है, चीन के जबरिया उत्पादन विश्व बाजार में बेचने का जो षड्यंत्र है, उसको पर्दाफाश करने के लिए ये नोटबंदी लाई गई। जाली नोटों का भी मामला है। जिस कंपनी ने 2010-11 में रिजर्व बैंक के बोर्ड से जाली नोट निकले और कहीं कोई चर्चा न हुई, और जब अमेरिका में उसकी जांच हुई तो ऐसा असल का नकल था वो कि उसे बाहर भी नहीं किया जा सकता था। इसलिए देश के विभिन्न भागों में जाली असली नोटों के साथ साथ जाली नोट भी बरामद होते रहे। सीबीआई ने जांच की थी उस समय, जुलाई 2011 में मनमोहन सरकार ने डिलॉरे कंपनी को बैन किया। अच्छा, उस समय महेश जी हमको ये भी बात याद आ रही, बहुत अच्छा, मैंने अच्छी बात आपने कही कि वो जो 2011 में जो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की, और उसने बैन लगाया था, उस समय भी बैंकिंग सिस्टम में ही गड़बड़ी थी मेरे ख्याल से। नेपाल बॉर्डर पर जब रिजर्व बैंक के बोर्ड से नकली नोट बरामद हो, हाँ बिल्कुल, तो क्या संदेश जाता नेपाल है? बॉर्डर पर करीब 70-80 बैंक में जो छापे मारे गए थे, तो उसमें भी नकली नोट सारे पाए गए थे। कहीं न कहीं आईएसआई ने उसी कंपनी से जाली नोट छपवाए और भारतीय बाजारों में वितरित किया। लेकिन सरकार तो कह रही डीलरों का इसमें कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल क्योंकि मतलब हमने भी है, काफी बिल्कुल मतलब है। जब उसको बैन किया गया, पूरी दुनिया का 90% करेंसी वही कंपनी या शैडो कंपनी छापती है, पूरी दुनिया का। और आप बगैर उससे नोट छपवाए अपनी इकोनॉमी को, 140 कंट्रीज की करेंसी चाहती है, लेकिन इंडिया से नोट नहीं छपाता। इंडिया पेपर सप्लाई लेता था। बहुत सारे इंक यहाँ पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की करेंसी में इंक यहाँ देवास का लगता है। लेकिन मामला केवल ये मामला जहाँ द्रेज ने ये साफ इस नोटबंदी के पहले कहा यह जुआ है। नहीं, ठीक, यह जुआ है, जुआ में भी बोल रहे हैं, जीतते भी हैं, हारते भी हैं। मनमोहन सिंह भी बोल रहे हैं, और मनमोहन सिंह को ये बीजेपी वाले उसका जवाब भी दे रहे हैं। पूरी दुनिया में आज ही खबर आई है कि वेनेजुएला ने अपने करेंसी, एक हाईएस्ट डिनोमिनेशन की करेंसी को बैन कर दिया। वहां भी लाइनें लगी हुई हैं। और मुझे ऐसा लगता है पूरी दुनिया में आज तक इस तरह की नोटबंदी नहीं हुई। किससे सलाह ली गई है? नहीं, ये अर्थशास्त्र हो चुका है। सिंगापुर जैसे छोटे देश की बड़े देश की बात नहीं। नोटबंदी का मामला, ये 138 करोड़ का देश है और 500,000 के नोट 86% बांटे बाजार में है, और आप उसको बैन कर रहे हैं। नहीं, और लाइनें लगवा रहे हैं। देखिए एक बात, यह लोकतंत्र का, यहाँ लोकतंत्र है, इसीलिए ये पूर्ण रूप से अराजकता में धकेलने की एक साजिश लग रही है। नहीं, ये नोटबंदी से आपको प्रॉब्लम है या नोटबंदी के प्रोसेस? ये जनता के बीच में जो आम जन है, 500 और 1000 के नोट
86% है, कितने परसेंट है, 84% हो, जो भी है। ये इतने इतने बड़े परसेंटेज में नोट छपे हुए हैं, आप उनको यका 14% नोट से आप काम चला लेंगे? उनमें सिक्के भी शामिल है। हम किस विषय पर बहस कर रहे हैं? समझ में नहीं आता है कि इस देश के जो रणनीतिकार हैं, बड़े बड़े महारथी बैठे हुए हैं, देखिए क्या उनको उनको वैकल्पिक व्यवस्था करने की जरूरत नहीं थी? व्यवस्था की हाँ, बात थी ना। नहीं। ये व्यवस्था का दोष है। ये केवल नोटबंदी का मामला नहीं है, यह जुआ है। और जुआ में यह भी होता है, जुआ खिलवाने वाला जो चाहता है जिसको जिताना वही जीतता है, जिसको चाहता है हराना। नहीं, लेकिन वो जो है प्रधानमंत्री मोदी जी तो ये चाहते हैं कि किसी तरह से काला धन व्यवस्था से देखिए बात निकल यह जाए। है, एक बड़ी धन कभी काला नहीं होता। जिस धन पर टैक्स नहीं दिया जाए, जहां कैश का धंधा 80% का है। नहीं है, बिल्कुल है। हमारे समाज में पुराने समय से ही ये चला आ रहा है। हम लोगों का कैश का धंधा नहीं था। यहाँ भारत सिंध के लोग पूरी दुनिया में सबसे बड़ी व्यापारिक जाति के रूप में आज भी हैं। गुजराती लोग आज भी बड़े बड़े व्यापारी हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग थे जो पूरी की पूरी कम्युनिटी व्यापार में लगी हुई थी, और वह सामान के बदले वो सोना लेते थे। नहीं, लेकिन एक चीज हम जानना चाहेंगे, ये महेश जी, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग लगता है डिविएट कर रहे हैं बात से। ये चूंकि ये जो नोटबंदी की, मुदगल जी ने जो सवाल उठाया नोटबंदी को लेकर, ये नोटबंदी में जो घालमेल है। देखिए बात यह है, महेश जी एक वीडियो चैनल पे बैठे हैं और ये हजारों लोग देखते हैं। इनको पता होना चाहिए, पहले इन्फॉर्मेशन अपनी करेक्ट करके आए फिर ये बात करें। देखिए हाँ, जो गड़बड़ है, जो भी हुआ है, वो अभी थोड़े स्तर पे ही हुआ है। मेरे को ये लगता है ये इतना बड़ा, जैसे आपने बैंकों का बताया, हाँ इस पे एहतियात रखनी चाहिए थी। और सरकार ने एक फाइनेंशियल आईबी भी बनाया है डिपार्टमेंट। जो कुछ मैनेजर से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया है सरकार ने, और हर बैंक, जिससे हर अकाउंट को ट्रैक किया जा सके। और जैसे ही आप बहुत बड़ी रकम 5 लाख या 7 लाख रुपए कोई जमा कराता है तो वहां पे ब्लिंक होता है। और एक इंटेलिजेंस ब्यूरो अलग से इसके लिए क्रिएट किया है, जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ब्यूरो है। नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसमें ये है, ठीक है, तमाम तरह की नजरें रखी जा रही है, तमाम इक्विपमेंट्स बनाए जा रहे हैं, सब गैजेट्स तैयार किए जा रहे हैं, बावजूद इसके, यहाँ से बन रहे, बावजूद इसके भ्रष्टाचार हो रहे हैं, बावजूद इसके सरकारी धन की लूट हो रही है, बावजूद इसके पूरे तंत्र को खोखला किया जा रहा है। ये कौन कर रहे हैं? हाँ, एक्चुअली एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात सामने आई कि जो बैंकों की लाइनों में लगे वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की तबके के लोग ज्यादा लगे। बिल्कुल। और जो हायर क्लास है, जो भी, वो हमें कई लाइन में लगता नजर नहीं आया। बिल्कुल सही बता रहे हैं। हायर क्लास को देखिए, उन नेताओं को देखिए जो पूरा का पूरा, लगभग अधिकतर नेता ब्लैक मनी की ही राजनीति करते हैं। जो माने ब्लैक मनी से भी नीचे चले जाइए, जो जिन पर हत्या के आरोप है, बलात्कार के आरोप है, बोले पूरे कितने आरोप, कन्विक्टेड, कल्प्रिट, कितने माने नेताओं, कोई भी आदमी को आप लाइन में नहीं देखेंगे। कोई नौकरशाह, आपको एक माने पूरे देश में किसी नौकरशाह के बारे में खबर नहीं है कि कोई नौकरशाह लाइन में लगा हुआ है। आखिर पैसे गए कहाँ, किसके पास पैसे हैं? तो एक व्यापारी वर्ग है जिस पर सबकी नजर लगी हुई है, लेकिन ऐसा है नहीं। वह नेता, उन नेताओं के तंत्र इतने मजबूत हैं, उनके जो कर्ता धर्ता, आगे पीछे घूमने वाले लोग हैं, जिनको दलाल कहिए, उनके सेवक कहिए, सब उन्हीं के जरिए पैसे को इधर से उधर करवा रहे हैं, हवाला के जरिए करवा रहे हैं। तमाम सिस्टम है, सोना में बदलवा रहे हैं। इस सोना में रातों रात कैसे इतने लाखों करोड़ों का सोना बिक गया? वैसी चांदनी चौक की बात आई ना, कैसे बिक गया? इस पूरे प्रकरण में एक बात को जिन्होंने सोना खरीदा है वो तो चलो डॉक्यूमेंटेशन में आ गए, और इनकम टैक्स, ये कौन जानता है उसका डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं है? नहीं, सोने तो आजाद भारत में तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन फिर देखने के लिए क्या है? दिखाई तो कुछ पड़ता नहीं। मैं उसी बात को बोल रहा था कि इस नोटबंदी की प्रक्रिया निहायत, जो भी कितनी भी अच्छी क्यों नहीं हो, बहुत अच्छी प्रक्रिया, बहुत अच्छा एक्शन हो सकता है। कोई भी देश का एक अच्छा नागरिक, साफ सुथरा नागरिक इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि नोटबंदी को लाकर काला धन और फर्जी जो नकली नोट है उसकी व्यवस्था साफ हो जाए। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई में इस नोटबंदी से नकली नोट और काला धन यहाँ से निकला?
हमको तो नहीं लगता है। 500 और 1000 के सारे नोट लगभग जमा हो चुके हैं। हमको नहीं लगता है। अब जो नोट जमा होंगे पता नहीं कितने नोट जमा होने वाले हैं। तो आपके कांग्रेस वाले भी तो वो माने वो क्या कर रहे हैं, वो तो केवल संसद नहीं चलने दे रहे हैं। जब असली नोट के साथ नकली नोट मिले होंगे, सरकार यह जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर इस व्यवस्था में कितने असली और कितने नकली नोट हैं। नहीं, नकली नोट तो लेके आदमी बैंक आएगा नहीं। असली नोट